हम डिस्कस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस यूनिट 9 चैप्टर 11 और हम इस डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 11.2.1 सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो इस सेक्शन में एक और बड़ा की कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में किया है, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और आप समझ गए होंगे उस वीडियो को देख करके कि वो की कंसेप्ट है, उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ इफ एंड बट है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार रिविजिट कीजिए उस वीडियो को, अपनी एनसीईआरटी को पढ़िए और कंफर्टेबल करिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में अपने कंसेप्ट्स को, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल बार बार पूरी बायोटेक्नोलॉजी की डिस्कशन में करने वाले हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट, इसको सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर डीएनए है और मैंने प्लास्मिड ले लिया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये मेरा वेक्टर डीएनए है, इसमें मैं किसी डीएनए को क्लोन करना चाह रहा हूं। सो लेट अस से कि मेरे पास किसी और ऑर्गेनिज्म का ये डोनर डीएनए है और मैं चाह रहा हूं कि इसकी कुछ सेगमेंट को, इसकी सीक्वेंस को मैं इसके अंदर क्लोन करूं। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर्स में ये एक की कंपोनेंट है। तो देखिए, इसके अंदर इसके किसी सेगमेंट को पहुंचाने के लिए आपको दोनों को कट करना पड़ेगा। ये बात तो तय हो गई। अब हमने आपसे ये कहा था कि आप जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चूज करें इस काम करने के लिए, लेट अस कॉल इट एज ए। अगर आप डोनर डीएनए और वेक्टर डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे और अगर ये टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्टिकी एंड्स बना रहा है तो आपका काम आसान हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमने इस वाले डीएनए को कट किया, एक रेस्ट्रिक्शन साइट यहां पर थी, एक रेस्ट्रिक्शन साइट यहां पर थी, एक रेस्ट्रिक्शन साइट यहां पर थी। आपने 3 जगह से कट किया तो 3 अलग अलग साइज की आपके सामने फ्रेगमेंट दिखाई दे रही है और आप इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को क्लोन करना चाहते हैं। मुझे यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। मैंने इस वेक्टर डीएनए को भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, तो मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने ऐसा किया तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बनेंगे। अगर मैंने इस तरह का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिया है जो कि एसिमेट्रिकल कट लगा रहा है, ये वाली जो फ्रेगमेंट है, ये वाली फ्रेगमेंट भी कुछ इस तरह की बनेगी। यहां पर भी एंड पर ओवरहैंग्स होंगे। अब मैं इसको इसमें लाइगेट करना चाह रहा हूं। मैंने जैसे ही इसको यहां पर लाइगेट कर दिया तो मैंने क्या क्रिएट कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट कर दिया। तो ये बात तो मुझे एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। अब इसी चीज को आप ये सोचिए कि मुझे इस फ्रेगमेंट को अलग करना पड़ेगा बाकी फ्रेगमेंट से। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपने एक डीएनए मॉलिक्यूल लिया। डीएनए मॉलिक्यूल काफी लंबा मॉलिक्यूल है। आपने एक डीएनए मॉलिक्यूल लिया, लेट अस टेक अ डीएनए मॉलिक्यूल, और आपने इसको इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, जिसे हम ए कह रहे हैं, उसे आपने इससे कट कर दिया। तो जहां जहां पर इसकी साइट्स होंगी, ये वहां वहां पर इसको अलग अलग तरीके से काट देगा। कई जगह से काटेगा, हमने देखा था साइट कई बार आएगी। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान के दोनों स्ट्रैंड को कट कर देगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। देखिए, ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी हमको पता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप 12th में बायोटेक्नोलॉजी की बिगिनिंग पर बात कर रहे हैं, आप फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, जैसे मैंने पीछे कहा था, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में आपके लिए यूजफुल नॉलेज ये है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आपके पर्पस के लिए दे कट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। अब आप देखिए कि आपको इसमें से मान लीजिए कोई एक फ्रेगमेंट चाहिए, बाकी आपके काम की नहीं है। हाउ डू यू सेपरेट देम? आप इसे सेपरेट करके आइसोलेट करेंगे, कैसे करेंगे? और वही चीज यहां पर मैं कह रहा हूं कि किस तरह से आप इसको कट करेंगे। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे यह कहा कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसे हम कट करना चाह रहे हैं, ये एक ATGC से ही लिखा हुआ है
और हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एक बहुत लंबे डीएनए मॉलिक्यूल पर किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कई साइट्स आ जाए, लेकिन वो यूनिफॉर्मली प्लेस्ड नहीं होंगी। सो दे विल नॉट बी प्लेस्ड यूनिफॉर्मली। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि मैं इस एंजाइम को ले रहा हूं, ए एंजाइम को ले रहा हूं, तो ये जो फ्रेगमेंट्स जो कट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द लोकेशंस ऑफ the restriction sites, the length of these DNA fragments, the resultant DNA fragments will be different. This is very easy to understand. So इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये restriction sites equidistant नहीं है और ये restriction endonuclease हर एक recognition sequence पे इसको कट कर देगा, तो एक बड़े DNA molecule के कुछ छोटे छोटे fragments हो जाएंगे और ये fragments जो हैं ये length में एक दूसरे से differ करेंगे। So ये length में एक दूसरे से डिफर करेंगे, इसका मतलब इनका साइज एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा। सो दिस इज अ वेरी क्लियर कंसेप्ट दैट प्रोबेबली यू हैव अंडरस्टूड वेल। सो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के, फिर देखिए एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, डाइजेशन कराया आपने एक न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का और छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स रिजल्टेंट हुई और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनकी लेंथ जो है वो अलग अलग है और इसीलिए उनका साइज अलग अलग है। दूसरी चीज ये देखते हैं कि जिस टाइम पर आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो आपने ये देखा कि इसका जो बैकबोन है वो ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट मोइटीज का बना होता है और ये जो फॉस्फेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मैं इनको मूव करा सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में। दे विल मूव टुवर्ड्स एन एनोड। ये किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। ये दूसरी बात मुझे समझ में आ गई। याद रखिएगा कि हर एक फ्रेगमेंट पर नेगेटिव चार्ज है। मैं यहां पर इनको सेपरेट चार्ज की वजह से नहीं कर रहा हूं एक दूसरे से, मैं इनको मूव करा रहा हूं क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, लेकिन इनको एक दूसरे से मैं अलग इनकी लेंथ या साइज के बेस पर कर रहा हूं। यह बात आपको बहुत अच्छी तरह से शुरू में ही समझ लेनी चाहिए। सो मुझे उम्मीद है यह बात भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। देखिए अब इसके लिए मैंने क्या किया, मैं ये कह रहा हूं कि मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल परफॉर्म जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और इलेक्ट्रोफोरेसिस आप जानते हैं केमिस्ट्री से पढ़ के आए आप कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं, चार्ज पे, साइज पे, शेप पे, स्टीरियो केमिस्ट्री पे, किसी भी चीज पर उनके डिफरेंशिएटिंग बेसिस पर आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा के उनको एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। इसको ब्रॉडली इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे और यहां पर हम डीएनए की फ्रेगमेंट्स को कर रहे हैं। सो दिस इज एन इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द डीएनए फ्रेगमेंट्स और न्यूक्लिक एसिड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब जेल जो मुझे चाहिए, ये जेल एगार है और बायोमॉलिक्यूल्स में आपको याद होगा कि एगार का एक जो लीनियर लेकिन थोड़ा सा हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एगारोस होता है और हम इससे इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। तो एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को मैंने कहा एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये एगारोस क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, क्लास 11th एनसीईआरटी याद रखिए, और ये एक रेड एल्गी से मिलता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये भी आपको याद आ गया होगा। और ये जो है शो करता है एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस। अब इसका मतलब क्या है, हिस्टेरेसिस का मतलब यह है कि इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करें तो करीब 80 से 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास आते आते ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। सो जेल है, आपने इसको क्या किया, गर्म किया और ये किस तरह की स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में। आप ठंडा करना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 32 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये फिर इसकी क्या हो जाएगी, जेल लाइक कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो हमने ये कहा था कि आप किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर पोर्स होते हैं, और ये पोर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से शीट में पड़ा होता है एगार, और ये आपस
आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और वो जो पोर्स हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड की फ्रेगमेंट्स को आप माइग्रेट करा सकते हैं इस जेल के अंदर। सो जेल के अंदर अब आप समझ गए, एक मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स में पोरोसिटी होगी, और उन पोर्स के अंदर ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये मूव करेंगी, और ये जो फ्रेगमेंट्स जो मूव करेंगी इनको हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एंड दिस टाइम द सेपरेशन विल बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंस इन देयर लेंथ और देयर साइज। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। सो देखिए, ये वो डायग्राम है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इधर देखिए ध्यान से, इस डायग्राम में आप देखिए कि ये एक ट्रे है, इसमें यहां पर एगारोस जेल है, आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा है, एगारोस जेल है। यहां पर ये वो वेल है, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर आप सैंपल को इंट्रोड्यूस करेंगे। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, देखिए इधर कैथोड है और इधर एनोड है। ये जो पर्टिकुलर एगार है इसको आप लिक्विफाई करेंगे, इसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप क्या करेंगे, फिर इसको जेल कंसिस्टेंसी में करेंगे, और इसके अंदर क्या होंगे, पोर्स होंगे, और उन पोर्स के अंदर वर्टिकली ट्रांसफर मूव करेंगी, डीएनए की फ्रेगमेंट्स मूव करेंगी। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, एंड बिकॉज द डीएनए फ्रेगमेंट्स कैरी अ नेगेटिव चार्ज, दे विल एक्चुअली मूव टुवर्ड्स द एनोड। वो किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि इनका साइज डिफरेंट है, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इनकी लेंथ डिफरेंट है, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, जो लॉन्गर फ्रेगमेंट्स हैं, वो पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन से ज्यादा दूर नहीं जाएंगी, ज्यादा दूर छोटी वाली फ्रेगमेंट्स जाएंगी। सो आप देख रहे हैं यहां पर ये जो बार कोड जैसा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आप यहां पर हाई मॉलिक्यूलर वेट देख रहे हैं और यहां पर लो मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो छोटी फ्रेगमेंट्स जो है लेंथ में, वो ज्यादा मूव करेंगी, दे मूव फास्टर, दे मूव मोर टुवर्ड्स द एनोड, जबकि जो लेंथियर फ्रेगमेंट्स हैं जिनका साइज ज्यादा है, वो स्लो और उतना ज्यादा मूव नहीं करती, और इस तरह से आप इनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। सो बेसिक प्रिंसिपल ये हुआ कि आपके पास में एक ट्रे है, इस ट्रे में आपने एगार जेल रखा हुआ है। हमने ये कहा कि यहां पर वो वेल्स हैं जिसमें आप सैंपल को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो है ये नेगेटिव है, यहां पर एनोड है, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, और यहां पर आप अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करेंगे, और जैसे ही आप सैंपल को इंट्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करेंगे, तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट कर दिया है, जो कि अलग अलग साइज की हैं, they will start moving towards the anode। और हम ये कह रहे हैं कि जो छोटी फ्रेगमेंट्स हैं वो थोड़ा दूर जाएंगी, जो बड़ी फ्रेगमेंट्स हैं वो उतना दूर ट्रेवल नहीं कर पाएंगी, और इस तरह से फ्रेगमेंट साइज के बेस पर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब आप एक काम कर सकते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा इस काम को। आप एक काम कर सकते हैं कि पहले से ही आपके पास नोन साइज की डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं और जिनका आपको साइज पता है, और आपने उनको पहले से ही मूव करा रखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और उनका आपको पता है इस तरह का एक आपके पास रेफरेंस बैंड होगा, और इसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि ये फ्रेगमेंट कहां पहुंची हैं, तो इनका साइज क्या होगा। सो ये वो रेफरेंस पार्ट है, ये वो जो नोन साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जिनके बारे में आपने साइड में एक मार्कर रख लिया, ताकि इनके कंपैरिजन में आपको पता चलेगा कि इसका इतना साइज है तो इसका भी इतना ही साइज होना चाहिए। अब इसमें दूसरी बात आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है, मुझे उम्मीद है आपको एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दूसरी बात आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि डीएनए इज नॉट विजिबल बाय द नेकेड आईज इन द ऑर्डिनरी लाइट, इन द नॉर्मल लाइट, इसमें ये विजिबल नहीं होगा। सो अगर आपने डीएनए को विजुअलाइज करना है, मूविंग फ्रेगमेंट्स को भी आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली सी द फ्रेगमेंट्स दैट आर मूविंग इन द जेल, एंड इफ यू एक्चुअली स्टेन देम, अगर आपने उनको क्या किया है, स्टेन किया है। सो हम एक और डायग्राम ले लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने यहां पर
हमने यहाँ पर कुछ सैंपल्स को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव कर रही हैं, यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव कर रही हैं, दिमाग लगाइए, यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं नेकेड आई से नॉर्मल लाइट जो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच का विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें आप डीएनए की फ्रेगमेंट्स को देख नहीं पाएंगे। तो आपने क्या किया कि जिस ये जो सैंपल है इनके साथ में एक फ्लोरेस करने वाली एक डाई ऐड कर दी और इस डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। सो ये क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, और भी डाइज अवेलेबल हैं लेकिन क्योंकि आपकी एनसीईआरटी उनको मेंशन नहीं करती, सो वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, दे आर वेरी कॉस्टली। एक्चुअली इथिडियम ब्रोमाइड उतनी कॉस्टली नहीं है। ये जो इथिडियम ब्रोमाइड है, ये जो ग्रूव्स होंगे, जो फ्रेगमेंट्स के क्या होंगे, जो ग्रूव्स होंगे, उनके अंदर ये इंटरकैलेट कर जाती है। सो इंटरकैलेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। सो इट इंटरकैलेट्स इन द ग्रूव्स। आप जानते हैं मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में, उनके साथ ये इंटरकैलेट कर जाता है। और इस इंटरकैलेशन के बाद में अगर आप इसको यूवी लाइट के थ्रू देखें, अगर आप इसको यूवी लाइट के थ्रू देखें तो ये फ्लोरेस करेंगी और ये जो कलर है ये ऑरेंज ब्राउन जैसा कलर आ जाएगा इनका। सो ये जो फ्रेगमेंट्स मूव कर रही हैं इनका कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज ब्राउन हो जाएगा। इंटरकैलेशन के बाद में ये जो फ्लोरोसेंस की जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी ज़्यादा इथिडियम ब्रोमाइड की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड दे कैन बी वेरी इजीली सीन एज लेट अस से द ऑरेंज ब्राउन फ्रेगमेंट्स दैट आर मूविंग। इनको आप बड़ी आसानी से यूवी लाइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। सो अगर हम अपने डायग्राम पे वापस जाएं, सो देखिए अगर हम अपने डायग्राम पे वापस जाएं तो लेट मी शो यू एन अनदर डायग्राम। ये देखिए, सो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें जो ये एगार जेल है, आपको समझ में आ गया, यहां पर वेल्स हैं, ये वाला पार्ट एनोड होगा, यहां पर माइग्रेशन होना शुरू होगा, पर अभी आप कोई भी चीज देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, अगर आपने इसे इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया और आपने यूवी लाइट के थ्रू देखा, कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट इमेज एंड द सेकंड इमेज, देन यू कैन सी दीज फ्रेगमेंट्स गेटिंग सेपरेटेड। ये वो है जो मैंने आपसे कहा था कि आप पहले से ही जानते हैं इनका साइज क्या है। सो अगर आप देखें तो अगर आप ये पहली लाइन देखें तो इसमें ये आपके मार्कर्स रखे हुए हैं, अगर आप दूसरी लाइन देखें तो वो एम्प्टी है, अगर आप तीसरी लाइन देखें तो उसमें एक फ्रेगमेंट यहां तक पहुंची है, चौथी लाइन देखें तो ये फ्रेगमेंट यहां तक पहुंची है। ये आपने इथिडियम ब्रोमाइड का यहां पर इंटरकैलेशन हुआ है और आप इसको यूवी लाइट के थ्रू देख रहे हैं। इस तरह से सेपरेट करने के बाद में अब आपने सेपरेट कर ली सारी फ्रेगमेंट्स। अब आपने क्या किया कि इसका एक फोटोग्राफ ले लिया। सो इसका आप एक फोटोग्राफ ले लेते हैं। ये डिजिटल कैमरा से लिया हुआ फोटो है, जो पिछली वाली स्लाइड थी उसका ये डिजिटल फोटो है, और आपके पास ये बार कोड जैसा आपकी एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी वो जो एक पर्टिकुलर केस हिस्ट्री दी हुई है उसमें आपने बार कोड की तरह देखा होगा, जहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात आपकी एनसीईआरटी करती है, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की बात करती है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, फ्रेगमेंट्स जो हैं उनकी लेंथ में क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसकी वजह से आप इसको अलग कर पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया कि अब आपने देख लिया कि आपकी फ्रेगमेंट्स कहां पर हैं। अब आपको उस फ्रेगमेंट को ढूंढ के बाहर निकालना है। सो मान लीजिए ये वो फ्रेगमेंट है जिसे आप चाहते हैं कि आपने इस्तेमाल करना है। तो आप एगार जेल की खूबसूरती ये है, एगार जेल की खूबसूरती ये है कि ये जो जेल है इसमें से बड़ी आसानी से इसको आप कट करके हटा सकते हैं। सो आपने यहां से कट किया, इस फ्रेगमेंट को बड़ी आसानी से रिमूव किया। याद कीजिए कि इसमें एड्सॉर्प्शन हुआ था, इंटरकैलेशन हुआ था इथिडियम ब्रोमाइड का ग्रूव्स के अंदर, और आप एक सूटेबल सॉल्वेंट से ट्रीट करके उस इथिडियम ब्रोमाइड को हटा सकते हैं और आपको प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाएगी। सो फिर मैंने आपसे यह कहा कि आपको इथिडियम ब्रोमाइड हटाना पड़ेगा। इथिडियम ब्रोमाइड हटाने का बहुत बढ़िया तरीका है, आपके पास एक सॉल्वेंट है, उसमें वो डिसॉल्व हो जाएगी और आपके पास प्योर फॉर्म में डीएनए फ्रेगमेंट वापस आ जाएगी। और इसको कट करके और इथिडियम ब्रोमाइड को हटा करके प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपने सेपरेट कर दिया। इस चीज को हम कहते हैं इल्यूशन। और फिर याद रखिएगा, जो मैं
बात कर रहा हूं ये जो बात कर रहा हूं इथिडियम ब्रोमाइड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखनी है कि वो डाई कौन सी है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सो मुद्दे की बात ये हुई कि आपको यहां पर 4-5 चीजें आनी चाहिए। एगार जेल क्या है, एगार की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लिक एसिड के इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए बहुत बढ़िया काम कर सकता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते किसे हैं? अगर आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं तो साइज को नापेंगे किलो बेस पेयर्स में, बेस पेयर क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अगर कोई सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड को आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया है तो खाली बेस पेयर में करेंगे, किलो बेस पेयर। किलो इसलिए बिकॉज ऑफ 1000, बिकॉज देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ईच फ्रेगमेंट। सो आप एक एक को नहीं, आप किलो बेस पेयर्स के हिसाब से या किलो बेसिस के हिसाब से ढूंढेंगे। आपको पता है कि प्रिंसिपल क्या है, आपको पता है कि पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन से किस तरह की फ्रेगमेंट कहां पहुंचेगी, आपको यह पता है कि अगर आपने डीएनए को विजुअलाइज करना है तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये इथिडियम ब्रोमाइड एक्चुअली किस तरह से मदद करती है डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखने में, और आपको यह भी पता है कि इल्यूशन किसे कहते हैं। सो दिस फिनिशेस 11.2.1। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर अपनी एनसीईआरटी पढ़िए। वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर इन द फोर्थकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।